हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और आज से हम अपने न्यू टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और वो आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। ये आपका टॉपिक रहने वाला है। पिछली क्लासेस में हमने जो अपने टॉपिक को कवर किया था वो किसान और मजदूर आंदोलन जो छिड़े थे भारत में उसको किया था, जिसमें आपको नील विद्रोह देखा, मोपला विद्रोह हुआ, आपका चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ या बारदोली आंदोलन हुआ। ठीक है, इन सभी को कवर कर लिया था। लेकिन आज से जो हमारा टॉपिक आपका शुरू होगा, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि यही से हमारे भारत को आज़ाद कराने की रणनीतियाँ जो है या फिर आपकी जो जनता है वो जागरूक हो जाती है और यही से आपके स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ जाते हैं। जैसे कि आपने असहयोग आंदोलन देखा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा होगा, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, स्वदेशी आंदोलन कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक से हम लेके चलेंगे और देखा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है इसके शुरू होने का क्या रीज़न था। तो आप सभी को पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो रीज़न था वो मेन ये था कि आपके जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी जो रणनीति थी उस रणनीति से हमारे यहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी और उसी के कारण यहाँ के जितने भी महान अनुभवी थे हमारे व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया था, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों की रणनीति या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हमेशा के लिए अंत कराने का निश्चय कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके कारण पे आएंगे कि आपके जो ब्रिटिश जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे थे। ठीक है, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप सभी जो विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टूडेंट पे शेयर कर लीजिए ताकि सारे स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन हो सके। और कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जिसमें आपका सबसे पहले है कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय होने के कारण क्या रहे थे, यानी कि क्या रीजंस रहे थे जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके छिड़े थे। तो आप सभी को पता है कि इसके आपको प्रशासनिक कारण देख सकते हैं, आर्थिक कारण हुआ, प्रेस को लेके स्वतंत्रता को लेके हुआ। तो विभिन्न आपके जगह पे जो अंग्रेजों द्वारा पॉलिसीज बनाई हुई थी जिससे आपकी भारतीय जनता ने परेशान होकर इस चीज़ को ठान लिया था कि अब वो समय आ गया है कि हमें अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से मुठभेड़ तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और उसमें आपके टॉपिक में देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय होने के क्या क्या कारण थे। जिसमें से आपका फर्स्ट कारण देखेंगे हम, वो था आपके भारत का आर्थिक दोहन करना और साथ ही उसका प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा एवं उसकी चिंतन का विकास, प्रेस एवं साहित्य द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार करना, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, वही आपके भारत में रेलवे का विकास हो जाता है 1853 में डलहौजी के द्वारा। उसी के साथ में लॉर्ड लिंटन एंड कर्जन की जो भी पॉलिसीज रही थी उस पॉलिसीज का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया पे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और नौरोजी द्वारा जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था आपके उसके बारे में, तो आपके किसके द्वारा, तो दादा भाई आपके जो नौरोजी थे उनके द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। और धन के निष्कासन के सिद्धांत का मतलब होता था कि जो यूरोपियन कंपनियों की जितनी भी सैलरी पेड की जाती थी वो भारत के पैसे से उनकी भरपाई की जाती थी या उनको सैलरीज दी जाती थी। तो भारत से धन ले जाके यूरोपीय कंपनियों को लंदन में जाके सैलरी बांटना, यही दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था धन के निष्कासन का। तो नोट डाउन करेंगे, यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था आपका। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी यहाँ पे संगठन जो थे वो आपके स्थापित हो चुके थे। तो उसमें से एक है आपका सबसे पहले आपकी कांग्रेस का जो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय की
यहाँ पे स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना से पहले अनेक राजनीतिक संगठन यहाँ पे पहले से ही निर्माण हो चुका था। आपको पता है कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ठीक है, तो उस कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारे जो संस्थाएं थे वो पहले ही भारत की उन्नति को लेके विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा शुरुआत की जा चुकी थी। प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में अगर देखा जाए तो वो है आपका बंग भाषा प्रकाशन सभा, ठीक है, जो आपके 1836 में ये आपके संगठन बनता है। 1843 में बंगाल में ब्रिटिश आपकी इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है और 1851 में आते आते जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्ट है जिसमें आपके इसको आप याद रख सकते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। दादा भाई नौरोजी ने जो आपके 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और वो की जाती है आपके लंदन में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में आपके लंदन में की जाती है और 1875 में आपके बाबू शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाई थी, ठीक है। किसने इंडियन लीग बनाई थी? तो वो थे आपके बाबू शिशिर कुमार घोष। ये सारे के सारे आपके की पॉइंट लिए हुए हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में स्थापित की जाती है, ठीक है। किसकी स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में 26 जुलाई आपके 1876 को स्थापित की जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे इसके 3 चरण थे, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण थे आपके? तो वो थे आपके 3 चरण, ठीक है, जिसमें आपके पहला चरण जो था वो आपका उदारवादी चरण था, दूसरा उग्रवादी और फिर तीसरा चरण आता है आपके गांधी युग। आपका उदारवादी चरण तो वो था जो आपके असहयोग पे बल देता था, यानी कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करो या शांतिपूर्वक बातचीत करके हम स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो उग्रवादी संगठन था या उग्रवादी जो चरण था वो आपका चरण उनकी जो थिंकिंग थी, उनका कहना एक ही था कि अगर अंग्रेजों को यहाँ से हमेशा के लिए भगाना है तो उनके खिलाफ युद्ध करे, आंदोलन करे, हथियार उठाए, ठीक है। तो एक तरीके से उनकी कट्टरवादी जो थी सोच थी वो उग्रवादियों की थी, इसलिए उनको उग्रवादी नाम दिया गया। वही उदारवादियों ने शांतिपूर्वक काम को करते हुए देश की आज़ादी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अहिंसा के बल पर उन्होंने ज्यादा बल दिया था, ठीक है। तो यही डिफरेंस थे आपके उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है। तो उग्रवादी में आपको राजनेता में देखेंगे कि आपकी जैसे लाला लाजपत राय हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, ठीक है। तो ये उग्रवादी आपके नेता के रूप में थे जो हमेशा ही अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन रहे थे, यानी कि अंग्रेजों से हमेशा ईर्ष्या करते थे, ठीक है। उसी में आपके उदारवादी में जाएंगे तो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके गांधी जी किसी भी संगठन से जुड़े नहीं थे, ये ध्यान रखना है, लेकिन उनकी सोच जो थी वो अहिंसा को लेके थी, ठीक है। उसके बाद में गांधी युग को जब 1919 से 47 तक देखा जाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 1919 में कैसे, गांधी जी तो 1915 में आ गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी जो आपके साउथ अफ्रीका से, ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे भारत, वो आपके 9 जनवरी 1915 को आते हैं, ठीक है। और 9 जनवरी 1915 में आने के बाद में उसके बाद में गांधी जी ने आते ही आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले 1-2 साल भ्रमण किया, समझा यहाँ की स्थिति को कि यहाँ की प्रजा की सोच क्या है, जो यहाँ की जनता है उसकी सोच क्या है, कैसे ब्रिटेन ने यहाँ पे अपने हक जमा रखे हैं या कैसे वो शोषण कर रही है, ठीक है। तो उनको 2 साल जो है सिर्फ वो चीजें समझने में लगा दिया उन्होंने टाइम, और फिर आपके प्रोसीजर जो है उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जो आपके
सबसे पहले आंदोलन की जो शुरुआती करते हैं वो 1919 से लेकर 1947 तक उनका योगदान रहता है। 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है, जो सबको पता है आपके, ठीक है, कि गोली मार के उनकी क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। तो इस तरीके से हम एक एक युग को लेके चलते हैं। पहले वह है आपके सबसे पहले उदारवादी चरण, जो आपके 1885 से लेके 1905 में बनता है, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन के साथ में इन दोनों में विभाजन, दोनों ही बिखर जाते थे, विभाजित हो जाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व 1985 से 1905 तक उदारवादी नेताओं के हाथ में था ये। और ये लोग जो थे, यानी कि लोगों की जो सोचने की थिंकिंग थी कि ये किसके पक्ष में थे, तो उनका लक्ष्य एक ही था कि संवैधानिक तरीकों से सुधार करना है, ठीक है। यानी लोगों में क्या करना है, संवैधानिक तरीकों से, शांतिपूर्वक तरीके से सुधार करना है। इन व्यक्तियों में जो शामिल थे, इन व्यक्तियों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। कौन कौन उदारवादी नेता थे, कौन कौन उग्रवादी नेता थे। तो उदारवादी में दादा भाई नौरोजी हुए, दिनसा वाचा हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, और साथ में भैरुद्दीन तैयब जी हुए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये नेताओं का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेतृत्व द्वारा सरकार के सहभागिता और सरकारी नीतियों में व्यापक परिवर्तन हेतु ये कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है। यानी कि इसमें आपके जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पॉलिसी चल रही थी, उस पॉलिसीज में भारतीय लोगों को हक ना देना या उनको किसी पदवी ना देना, भेदभाव रखना, तो उन सभी पॉलिसियों को सिर्फ ब्रिटेन के लोगों को, जो भी वहाँ के वाइसराय थे या उनके महारानी के नाम से जो वहाँ पे पद चलता था, तो एक तरीके से उनका रोल था कि जो ब्रिटेन वाले नीतियां चला रहे हैं, उन पॉलिसियों को चेंज करना है और हमें अपना संवैधानिक, मतलब एक तरीके से लोकतंत्र चाहिए। उनका सिर्फ ये पक्ष था, शांतिपूर्ण करते हुए, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से उनके द्वारा सुधार चलाए थे, वो थे संवैधानिक सुधार कार्यक्रम, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम, आर्थिक और सामाजिक सुधार कार्यक्रम, ठीक है। फिर आपके उग्रवादी चरण आता है 1905 से 1919 के बीच में। तो उसमें आपके बंकिम चंद्र, जो उदारवादियों की प्रार्थना एवं प्रस्ताव की नीतियों पर प्रहार किया और स्वार्थहीन एवं भय मुक्त होकर मातृभूमि की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, अनुष्ठान किया था, ठीक है। यानी कि उदारवादियों के खिलाफ थे। उदारवादियों ने संवैधानिक प्रावधान के तहत, संवैधानिक तो उग्रवादियों को भी चाहिए था कि हाँ हमें लोकतंत्र चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आपके अहिंसा के बल पे ना देकर हिंसा के बल पे उतरे थे, ठीक है। विवेकानंद के लेखकों से पता चलता है कि इसमें मातृभूमि के प्रति प्रेम, सेवा पर बल दिया गया है। और बाद में अरविंद घोष ने आपके वंदे मातरम के अंतर्गत उग्रवादी विचारों को यहाँ पे क्या किया था, प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो वो अरविंद घोष थे। आपको उदारवादी या उग्रवादी में से क्वेश्चन जो बनेगा वो उनके नेताओं से संबंधित बनेगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा भयभीत नहीं होना है। इसमें अगर आप नेता नोट डाउन करेंगे तो आपके बाल गंगाधर तिलक होंगे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हुए आपके। लाला लाजपत राय हुए, लाजपत राय, ठीक है। और आपके अरविंद घोष हुए, ठीक है, अरविंद घोष हुए। ये व्यक्ति जो थे वो आपके उग्रवादी नेता थे, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। उसके बाद में गांधी युग आता है, ठीक है। तो गांधी युग यानी कि गांधी जी का प्रवेश हो जाता है भारत में। तो गांधी जी को आपके 1915 के बाद ही में क्यों जाना जाता है, उससे पहले गांधी जी की चर्चा क्यों नहीं हुई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये आपके जो अब्दुल्ला थे, हामिद अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए ये दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने 21 साल, यानी कि वो भारत से 21 साल दूर रहे थे, ठीक है। यानी कि 21 साल के बाद में भारत लौटे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो आपके रहे थे वो कितनी टाइम तक रहे थे, तो कम 21 वर्ष के बाद में लौटे थे, ठीक है। 21 ईयर, ठीक है। 21 ईयर के बाद में गांधी जी लौटते हैं।
यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आगमन होता है, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रवेश किया था वो 3 साल लेट किया था, यानी 3 वर्ष के बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी का भारत के आगमन के बाद में जब इन्होंने 3 साल का विश्राम किया था, तो इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस किया था, अवलोकन किया था। ठीक है, कि एक बार वो सिर्फ एनालिसिस करेंगे, वहां की जनता के बारे में सोच थिंकिंग को समझेंगे और फिर उसके बाद में वो इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसलिए 17 से लेके 15 से लेके वो 19 में फिर आपके आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन में अपना नेतृत्व किया था? आपका चंपारण आंदोलन हुआ जो 1917 में होता है। खेड़ा और आपका अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था वो आपके 1918 में होता है। ठीक है, तो ये आपके इस आंदोलन से सबसे पहले प्रवेश करते हैं। चंपारण आंदोलन आपको नील विद्रोह को लेके था, वही आपका खेड़ा आंदोलन जो था फसल खराब हो जाती है तो उसको लेके था। तो अहमदाबाद के जो मिल आपका आंदोलन हुआ था वो आंदोलन था आपकी बोनस को लेके था। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लेग बीमारी फैलने की वजह से उनको कंपनी के द्वारा, वहां के मालिकों के द्वारा बोनस ना देके उल्टा उन पर कर थोप दिया गया था। ठीक है, तो इस आंदोलन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इतना ध्यान रखना है कि यही से उन्होंने शुरुआत कर ली थी। उसके बाद में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना होती है 1885 से, और फिर आपके हर साल एक यहाँ पे कमेटी बिठाई जाती थी जिसमें डिसीजन लिया जाता था कि किस तरीके से पॉलिसीज की जाएगी, फॉलो की जाएगी और कैसे काम करना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना आपकी होती है 28 दिसंबर 1885 को, और किसके द्वारा की जाती है? तो आपके अधिकारी थे आपके ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम, जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो आपके A.O. ह्यूम ने की थी। और इसकी डेट ध्यान रखना है, क्योंकि ये डेट से बाकायदा ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ईयर तो सबको पता रह जाएगा पर उसकी डेट नहीं ध्यान रहेगी। तो वो है 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा जो इसकी स्थापना की जाती है वो आपकी बम्बई में की जाती है। पुणे में इस स्थापना के लिए बैठक तो हुई थी, लेकिन वहां पे जब प्लेग बीमारी फैल गई थी तो फिर इसको स्थगित करते हुए बॉम्बे में इसकी मीटिंग को रखा जाता है। ठीक है, तो A.O. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में आपकी भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन होता है, आपको ध्यान रखना स्थापना 1884 में हो जाती है, लेकिन स्थापना के बाद में आपका जो कमीशन में जो पहला अधिवेशन होता है, यानी कि जिसमें सारे लोग मिलकर बातचीत करेंगे, वो आपका होता है 28 दिसंबर 1885 को। तो दोनों के बीच में ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपकी संस्था बनी थी, संस्था के बनने के बाद में फिर जब बातचीत शुरू हुई थी तो वो आपका 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, तो दोनों चीज आपको नोट डाउन करना है यहाँ से। और इसी प्रथम अधिवेशन में आपके दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर आपके 1885 को बम्बई में किया गया था, जो पुणे में होना था लेकिन बीमारी की वजह से बम्बई में हुआ था। ठीक है, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ना क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार जब क्वेश्चन सबको याद रह जाता है कि हाँ 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो रट लेते हैं स्टूडेंट लोग, लेकिन ये किस पाठशाला में हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो वो था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला थी, वहां पे इसकी बैठक होती है। और जिसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, वो आपके व्योमेश चंद्र ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे आपके। ठीक है, तो ये थे आपके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जब आपका नाम बदल दिया जाता है ना, यानी कि आपके भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम बदल दिया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो किसके सुझाव पर, ये ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी के।
कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे विमोचन चंद्र बनर्जी, जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो अभी आपको बताया। बंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये क्वेश्चंस हर बार बीपीएससी में आप देखते होंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप यूपी में भी यूपीपीसीएस में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना है कि कितने प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था, तो 72 आपके प्रतिनिधि थे, ठीक है। दूसरा अधिवेशन होता है वो होता है आपके कलकत्ता में, ठीक है। कब होता है? 1886 में होता है, और ये आपके हर साल होता था, और ये आपकी नवंबर दिसंबर में ही होता था, ठीक है। तो इसमें आपके जो अध्यक्ष थे वो आपके दादा भाई नारोजी थे, ठीक है। तो पहले में थे विमोचन चंद्र बनर्जी, दूसरे में थे दादा भाई नारोजी, और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये सिर्फ आप एक जब आप इस क्वेश्चन नोट्स को रिवाइज करें तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी बार हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए कि सेकंड में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आपको इंपॉर्टेंट है फर्स्ट का ध्यान रखना। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 में होता है, और इसमें जो आपके अध्यक्ष थे वो मद्रास के भैरुद्दीन वैष्णव जी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, जिसमें 607 प्रतिनिधि थे, ठीक है। फिर चौथा जब होता है 1888 में, और इलाहाबाद में होता है, और इसमें जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस तरीके से आपसे हर साल एक आपका अधिवेशन होता जाएगा, तो उसको सबको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट सेकंड को ध्यान रखिए, ठीक है। आप सेकंड को भी ध्यान रखेंगे और थर्ड को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट जगह पे जहाँ से आंदोलन छेड़े गए थे या जहाँ पे इंपॉर्टेंट काम हुआ था भारतीय स्वतंत्रता को लेकर, वो आपको अधिवेशन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इसके लक्ष्य क्या थे, यानी कि कांग्रेस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो इसका क्या मोटो था, उस लक्ष्य के बारे में देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ह्यूम के सुझाव, ठीक है, यानी कि ह्यूम को सुझाव दिया था किसने? जो भारत में उस टाइम वाइसराय थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन है, यानी कि लॉर्ड डफरिन की एक मेंटेलिटी थी, उनकी दिमाग की उपज थी, और ये ह्यूम से उन्होंने बातचीत की, और उसी के बातचीत पर इस कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता था। तो ये ध्यान रखना है कि ये किसने, तो ये डफरिन के सुझाव से ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसकी स्थापना का लक्ष्य क्या था, क्यों डफरिन ने ये उनसे बातचीत करके की थी? तो उनका लक्ष्य ये था कि आपके जो यहाँ पे जितने भी उग्रवादी नेता जो थे हमारे, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, विभिन्न आंदोलन छेड़ रहे थे, अब अंग्रेजों के खिलाफ में पॉलिसीज ला रहे थे कि अंग्रेजों को किस तरीके से यहाँ पे भगाना है। तो डफरिन का सोचने का इन दोनों ने मतलब इन लोगों ने प्लानिंग कर रखा था कि भारतीय लोगों को थोड़े बहुत संवैधानिक पद दिए जाए, उनको अच्छी पोस्टें दी जाए, और उनकी कुछ बातों को मान ली जाए जो हमारे पे इफेक्ट ना करे, यानी कि हमें नुकसान ना करे। तो इस तरीके से वो हमेशा भारत में स्टेबल रहना चाहते थे। तो उन लोगों ने आपके इसलिए कांग्रेस के लक्ष्य की स्थापना की थी कि अब हम जो भी व्यक्ति जो डिमांड कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता को लेके, उनसे बातचीत करेंगे, उनके लक्ष्यों के उनकी क्या मतलब उनकी क्या मांगे हैं उन पे विचार करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने अपने ही लाभ के लिए इस संगठन को भी बनाया था। तो लाला लाजपत राय का विचार था, ठीक है, जब इस कांग्रेस की स्थापना हुई तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये संस्था इसलिए बनाई गई है कि अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु ये अभय कपट है, यानी कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य कर सके, ठीक है। यानी कि भारतीय लोग भी जब इनके साथ में अच्छे से व्यक्ति जुड़ जाएंगे तो एक तरीके से और अंग्रेजी शासन के रूप में उनको अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे यहाँ पे शासन करने के लिए। अतः इसका मुख्य जो उद्देश्य था अंग्रेजी का या डफरिन का इसको कांग्रेस की स्थापना करने का, तो वो था आपका इसके साम्राज्य को सुदृढ़ करना, यानी कि और ताकतवर बनाना। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक एक पत्रिका यह लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने डफरिन के दिमाग की उपज बताई है, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, कि डफरिन के कांग्रेस की स्थापना को डफरिन के दिमाग की उपज बताइए, किस व्यक्ति का कोट से ये कथन है? तो वह है आपके लाला लाजपत राय का, ठीक है। अब आपके वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, उसके बारे में भी बोला गया है, ठीक है। यानी कि आपके कांग्रेस के बारे में
लॉर्ड कार्जन ने बोला है। क्या बोला है? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था जब आपके यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन बना था, तो उसके बारे में कि कांग्रेस सिर्फ अपने मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं उसका वेट कर रहा हूं कि वो कब मरेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ कोर्ट से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था, ठीक है, कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह ठहरेंगे तो हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी कि जब आपका राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का संगठन बनाया गया था, तो इसमें प्रावधान था कि हम एक वर्ष के अंदर एक वर्ष में बैठक करेंगे, उस बैठक में फिर आगे की रणनीति तय करेंगे कि अगली वर्ष क्या करना है। ठीक है, तो ये तिलक का कहना था कि एक वर्ष के अंदर अगर हम मतलब बैठेंगे, तो मतलब एक वर्ष के बाद जैसे मेंढक जब बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई स्वतंत्रता हासिल नहीं होगी, उल्टा है हम पे हावी होगी। ठीक है, 1892 का भारतीय परिषद एक्ट लाता है, जिसमें उदारवादी नेताओं ने इसको आंशिक दबाव का परिणाम कहा था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा आपके 1773 से लेके आपको 1935 तक के एक्ट देखे होंगे। उस एक्ट तक आपके जो भी लाए थे, जिसमें आपके 1892 के एक्ट में उदारवादियों ने इसको एक तरीके से अपने ऊपर घातक समझा। 1887 में बहरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तो ध्यान रखना है कि कौन सा था, ये तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन था 85, 86 एंड 87। ठीक है, तीसरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बहरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है, पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, पहले ईसाई व्यक्ति कौन थे, पहले हिंदू व्यक्ति कौन थे, या पहले इंग्लिश व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो विमोच चंद्र जो आपके प्रथम व्यक्ति थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वो आपके पहले पारसी व्यक्ति थे। ठीक है, इसी तरह आपके मुस्लिम व्यक्ति जो थे वो कौन थे, आपके बहरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो आपके इन व्यक्तियों के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। 1888 में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जैसे इंग्लिश में जॉर्ज यूल थे। ठीक है, जो चौथे अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता करते हैं। फिर दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। इसके बाद में रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास की प्रथम एक पुस्तक लिखी थी, और वो थी आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तकों के नाम याद रखने, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुस्तक किसकी थी। ठीक है, अब होता है बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस समय यहाँ के वाइसराय थे। ठीक है, ये आपके लॉर्ड कर्जन साहब है। तो बंगाल के विभाजन का कारण क्या था? ठीक है, तो इसका कारण था कि अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसका विस्तार करना था। यानी कि बंगाल में ये प्रॉपर रूप से छिड़ा हुआ आंदोलन था, और वहीं से आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं से आपके धीरे धीरे सूरत का अधिवेशन हो जाता है। फिर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसका यहाँ पे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा होगा, ये स्थिति रॉलेट एक्ट प्रस्तुत करता है कि इसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो इसकी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में हम पहले देखेंगे। पहले आप बंगाल के विभाजन के बारे में देखते हैं। 1905 में हुआ था, और उसका कारण था अंग्रेज साम्राज्य ने राज्यों का यहाँ पे जो बड़ा आकार था, ठीक है, उनका कहना था जो यहाँ पे बंगाल का जो साम्राज्य है, ठीक है, उसके आकार को लेके यहाँ पे मतभेद हुआ था। फिर विभाजन का वास्तविक कारण यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बनाया गया था कांग्रेसों ने, जिससे ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह इसको क्या करना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी। यानी कि दोनों ही तरफ से अपने अपने अलग अलग एक्सक्यूज दिए गए थे। ठीक है, फिर बंगाल विभाजन का एक आधार जो था वो धार्मिक विभाजन भी बताया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में इस विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। तो इसको ध्यान रखना कि कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक बैठक हुई थी और वही से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई थी। ये सारी डेटें आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, ठीक है, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया ही प्रांत बना दिया जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं और एक दूसरे को राखी बांधते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही, ठीक है। और यहीं पे वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम गीत गाया गया था कहाँ पे, आपके बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था उस समय पे। तो सारे ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं जिसको आप अपनी किताब में नोट डाउन करें। विभाजन के बाद में आपके स्वदेशी और बहिष्कार अनुमोदन को कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया, जिसमें तिलक, लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और आपके बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया था। ये उग्रवादी नेता थे, ठीक है। स्वदेशी बांधव समिति बनाई जाती है और इस समिति के आपके अश्विनी कुमार जो थे वो अध्यक्ष थे, यानी कि उन्होंने ही इस समिति को बनाया था, ठीक है। उसके बाद में आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति जो थी वो स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि आपके जितने भी ब्रिटेन के कपड़े हैं उनको त्याग दो, ब्रिटेन की वस्तुओं को त्याग दो और भारत की जो आपकी परंपरा है या आपकी जो खादी है या आपका जो चक्का है उसको अपनाओ, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यही पे आपके आमर सोनार नामक एक बांग्ला गीत गाया था, ठीक है, जो आपके 1931 में आपके जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय गीत बना, यानी कि अभी जो वर्तमान में आपका बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय गीत भी है आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आमार सोनार जो आपका गीत है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कब गाया था, तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर, अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। महिलाओं ने यहाँ से, महिला अपने पर्दे से निकलती है और पूरी तरीके से इस आंदोलन के साथ में जुड़ जाती है स्वदेशी आंदोलन में। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में जो एक आपकी कमी दिखती है उसमें आपके किसान और मुस्लिम समुदाय जो था वो इस आंदोलन से थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। और निष्कर्ष ये रहता है, अंतिम परिणाम ये देखा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध किया गया पहला सशक्त आंदोलन या जन आंदोलन माना जाता है, ठीक है। यानी कि स्वदेशी आंदोलन को पहला आपके साम्राज्यवाद यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया पहला आंदोलन माना जाता है, ठीक है ना। तो सभी को समझ में आ रहा है। आपका जो ये टॉपिक था, हमने भारतीय राष्ट्रीय आपके आंदोलन से शुरुआत किया था, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके रीजंस क्या थे। रीजंस थे आपके साम्राज्यवाद को अंत करना, और इसी अंत के साथ में आपके 3 गुटों में बढ़ जाते हैं, उग्रवादी, उदारवादी, गांधी युग आता है, ठीक है। उग्रवादियों की सोच थी कि आप हिंसा पे बल दे, उदारवादी अहिंसा पे बल देना चाहते थे, ठीक है। वही अगर बात की जाए आपकी, तो आपके इसके बाद में एक कांग्रेस समिति बना दी जाती है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ बना दिया जाता है, ठीक है। और उस संघ की स्थापना का लक्ष्य अंग्रेजों का था कि उसको अच्छे से भारतीय लोगों के साथ में बातचीत करके उनको कुछ आपके फ्रीडम देकर हम अपने ही साथ मिलाकर और इस भारत पे शासन किया जा सकता है या भारत को हमेशा के लिए अपने कब्जे में किया जा सकता है, ऐसी उनकी रणनीतियां थी, ठीक है। सबके अपने अपने विचार अलग अलग लोगों ने रखे थे। और उसके बाद में भी जब आपकी पहले ही भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना होती है सभा की, तो ध्यान रखना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में होती है आपकी। विमोचन चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। और वो किसके सुझाव पे, तो डफरिन के सुझाव में, जो आपके भारत के वायसराय थे। दूसरा जो होता है आपका कब होता है, 1986 में, दादा भाई नौरोजी रहते हैं आपके, ठीक है। फिर आपका तीसरा होता है जो बहरुद्दीन तैयब जी जो थे आपके, वो आपके 1887 में इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट 3 ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली प्रथम का ही पूछा जाता है, सेकंड का पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको इसका डेट ध्यान रखिएगा और किस जगह पे हुआ था, ठीक है। तो पहले ही ध्यान रखना है कि पहला 1885 में होता है और वो आपके पुणे में होने वाला था, लेकिन कैंसिल होकर बम्बई में हुआ था। और 72 अनुयायी या 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। गोपाल कृष्ण की जो
पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला बॉम्बे में, वहाँ पे इसकी बैठक होती है, ठीक है। उसके बाद में बंगाल विभाजन होता है। तो बंगाल विभाजन का जो कारण थे वो निम्न बताए जाते हैं। कोई अपने क्षेत्र को लेके बताता है, कोई धर्म को लेके बताता है, तो कोई साम्राज्य के विरुद्ध बताता है। जब बंगाल विभाजन किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन आपके 1905 में होता है। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वायसराय थे, ठीक है। और इसी बंगाल विभाजन के बाद में आपके एक दूसरे को राखियां बांधी जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पे राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत गाया जाता है। आमा सोनार बंगाल गाना गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो वर्तमान में आपके बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत बन चुका है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक तक हम जो अंत कर रहे हैं वो है आपका स्वदेशी आंदोलन तक, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन। तो आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। आप इस पीडीएफ के माध्यम से जो कीवर्ड्स मैंने बोले हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, तो बिल्कुल लाइटली ना ले, इसको सीरियसली टॉपिक को ले, क्योंकि वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लासेस, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, कल की क्लासेस से हम आपके नेक्स्ट टॉपिक से फिर शुरुआत करेंगे, और फिर आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं होगी, 5-6 क्लासेस में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रॉपर एक एक टॉपिक से मैं एमसीक्यू करवाऊंगी, ताकि उस एमसीक्यू माध्यम से आपको एनालिसिस हो पाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि इस चैनल सब स्टूडेंट के पास में पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट तैयारी करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, ठीक है ना। कोई भी इशू हो, कोई भी समझने में तकलीफ आ रही है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आपको नंबर दिए रखा है, कमेंट सेक्शन में उस नंबर पे जाके कॉल कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।